नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति ओझा। मैं एक स्त्री एवं प्रसूति तथा निसंतानता रोग विशेषज्ञ हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ आईवीएफ के बारे में बात करने जा रही हूँ। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसमें हम फीमेल गैमेट जो कि एग होता है और मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है, उन दोनों को एक पेट्री डिश में मिक्स करते हैं और इंक्यूबेटर के अंदर एम्ब्रियो बनने के लिए रखा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो बनते हैं। इस प्रक्रिया को आईवीएफ बोलते हैं। और अब ये जानते हैं कि कैसे मरीजों में ये करना चाहिए। तो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हूँ लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, ऐसी महिलाएं जिनमें ट्यूब में कोई परेशानी हो, और मेल पार्टनर्स जिनके सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं हो, जैसे कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। और आईवीएफ ऐसे कपल्स में भी किया जा सकता है जो कई सालों से कोशिश कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो तथा उनमें उनकी जांचों में कोई परेशानी भी नहीं आ रही हो। इस कंडीशन को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इन जब पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद हम इनका टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है तथा हस्बैंड में सीमेन एनालिसिस किया जाता है। ये सारे टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि हमें जो भी मेडिसिन देनी है वो कितने डोज में देनी है तथा आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन तक चल सकती है। ये सब पता करने के बाद हम पीरियड के सेकेंड डे से पेशेंट को गोनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शंस देना शुरू करते हैं। लगभग 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन लगने के बाद जब एग कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो हम एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जो कि ऑपरेशन थिएटर में होती है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है। इसके थ्रू हम एग को निकालते हैं और जब एग हमारे पास आ जाते हैं तो या तो हम इनका आईवीएफ करते हैं या तो फिर इक्सी करते हैं। आईवीएफ में जैसे मैंने बताया कि इनको हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिक्स करके रख देते हैं और इंक्यूबेटर में, और इसके बाद फिर एम्ब्रियो फॉर्म होती है। और जो इक्सी होता है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसमें हम बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म सेलेक्ट करते हैं और उसको एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसके बाद फिर एम्ब्रियो बनते हैं। इन एम्ब्रियोज को डे 3 और डे 5 पे हम चेक करते हैं, उनकी क्वालिटी को असेस करते हैं और उसके बाद इन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। अगर किसी महिला का एग पिकअप जिस साइकिल में हुआ है और उसी साइकिल में हम एम्ब्रियो इम्प्लांट कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर बोला जाता है। और अगर हम इन्हीं एग्स को फ्रीज करके रख देते हैं और एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख देते हैं और किसी दूसरी साइकिल में इनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो उसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोला जाता है। अब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें करना आवश्यक होता है, जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट हो गए और जिन फीमेल्स में एडिनोमायोटिक यूट्रस होता है तथा जिनको एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी होती है, उनमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के रिजल्ट अच्छे आते हैं। आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग टेक्निक काफ़ी अच्छी हो गई है, जिस वजह से एम्ब्रियो सर्वाइवल रेट बढ़ गया है। तो ज़्यादातर लोगों में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे एग बनाते हैं, जिस वजह से बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर हम उस कंडीशन में इन एम्ब्रियोज को डालते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट अच्छे आए। तो इसमें 4-5 प्रमुख बातें हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है मेडिसिन्स। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर डोज में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन्स वही होती हैं जो आपको एम्ब्रियो इम्प्लांट करने में मदद करती हैं। और दूसरा, पेशेंट पूछते हैं कि कितना रेस्ट करना चाहिए। तो इसमें चाहे तो आप 24 आवर्स का रेस्ट कर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और इसके बाद आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अब फूड के ऊपर आते हैं तो किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो रिफाइंड फूड और जंक फूड अवॉइड करें और घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि अगर बाहर का फूड आप लेते हैं तो उससे आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया होगा तो आपकी मेडिसिन एब्जॉर्ब करने में
परेशानी आएगी, जिस वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में भी दिक्कत आ सकती है। और कुछ महिलाओं को ये सारी दवाइयाँ लेते वक्त बेल्चिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह की कंप्लेन होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो भी मेडिसिन दी जाती है एम्ब्रियो इम्प्लांट करने के लिए, उसमें ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि हमारी हाथों की मोटिलिटी को यानी कि मूवमेंट को कम कर देता है, जिस वजह से ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका उपाय ये है कि जैसे कि आपका जो खाना है उसको डिवाइडेड डोजेस में लें, 4 से 5 बार में थोड़ा-थोड़ा खाएँ। और इसके बाद आता है कि स्ट्रेस से बचें, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट करता है, और अगर ये नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट होंगे तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में दिक्कत आ सकती है। और लास्ट में जो ध्यान देने वाली बात है कि इन्फेक्शन से बचें, ऐसे भी किसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, और या तो घर में भी अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार वगैरह है तो उससे कुछ दिनों की दूरी बना के रखें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट अवश्य ही अच्छे आएंगे। धन्यवाद।